Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज की हमारी जो क्लास है, आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे नीति निदेशक तत्वों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसके जो आर्टिकल्स है, इसके जो अनुच्छेद है वो उन्हें याद नहीं होते। तो इसकी टेंशन आज की क्लास के बाद बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सारे आर्टिकल्स हम याद करेंगे और वो कैसे याद करेंगे वो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार ये क्लास होने वाली है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आर्टिकल्स पे आने से पहले या अनुच्छेद पे आने से पहले जो इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं कि नीति निदेशक तत्व आखिर है क्या। तो ये जो नीति निदेशक तत्व है हमें हमारा संविधान देता है, हमारे संविधान द्वारा ये दिए गए हैं और इनका मकसद है कि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, एक ऐसा देश बनाया जा सके, एक ऐसा राज्य बनाया जा सके जहाँ पर जनता का सिर्फ कल्याण ही कल्याण हो, जनता का भला ही भला हो, सिर्फ जनता के बारे में सोचा जाए, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों के बारे में सोचा जाए, एक महान राज्य बनाया जाए। इसके लिए इन नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया और जो सरकार देश में बनती है उसको निर्देश दिए जाते हैं इन नीति निदेशक तत्वों के ज़रिए कि आप जब भी कोई कानून बनाएंगे तो इन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रख के कानून बनाएंगे ताकि एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ऐसे राज्य की स्थापना हो सके जो जनता का भला हो। नीति निदेशक तत्वों को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके भाग 4 में शामिल किया गया है। आर्टिकल इसमें है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आर्टिकल है और हम पढ़ चुके हैं कि इसको आयरलैंड से लिया गया है जब हमने स्रोत डिस्कस किए थे संविधान के। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तो एक फैक्ट और आप देख लीजिए कि नीति निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। इन्हें सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार कहा जाता है, लेकिन ये मूल अधिकार से थोड़े अलग हैं। कैसे अलग हैं वो हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं आर्टिकल्स पर या अनुच्छेद पे। सारे आर्टिकल्स हम याद करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद करेंगे। ओके, तो हमने कुछ देर पहले समझा कि नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया ही इसलिए गया ताकि हम एक महान राज्य, एक महान देश बना सकें जहाँ पर जनता का भला ही भला हो। तो क्यों ना ऐसा महान राज्य हम हमारी इमेजिनेशन में बना लें और इसके आर्टिकल्स को स्टोरी के ज़रिए याद करें या उस महान राज्य की इमेजिनेशन के ज़रिए याद करें। एक एक करके सारे आर्टिकल्स याद करेंगे, बस आप सुनते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ओके, एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरा जो आइडियल स्टेट होगा, मेरा जो आदर्श राज्य होगा वो कैसा होगा। तो मेरा जो राज्य होगा, मेरा जो स्टेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जिसके सपने हम सब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक इंट्रो देती हूँ मेरे जो स्टेट है उसका, इमेजिनेशन वाले स्टेट का, कि वो कितना बड़ा है, वहाँ कितनी जनसंख्या है वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक छोटी सी ब्रीफ मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ या परिभाषा बताती हूँ मेरे राज्य की। तो मेरा राज्य जो है उसमें कुल 36 ज़िले हैं और 36 लाख ही वहाँ पे जनसंख्या है, जहाँ पर सब लोग कैसे रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अब जब हम सपने देख रहे हैं तो एक महान राज्य की देखें ना, जहाँ पे कुछ बुरा ही ना हो, सब अच्छी चीज़ें हों। ओके, 36 ज़िले हैं वहाँ पर और 36 लाख ही जनसंख्या है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया शुरुआत में मैंने आपको बताया मेरा जो महान राज्य है इमेजिनेशन वाला, उसकी परिभाषा। तो नीति निदेशक तत्वों में भी जो आर्टिकल 36 है या अनुच्छेद 36 है वो राज्य की परिभाषा बताता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताई। आगे एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद ना आए जो मैं आपको सुना रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे ख़िलाफ़ अदालत में मत जाना, क्योंकि अदालत आपकी सुनेगी नहीं। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि मेरी ये जो स्टोरी है, मेरी जो ये कहानी है, ये वाद योग्य नहीं है। जिस तरह से नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो जैसे मेरी स्टोरी पसंद नहीं आने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसी तरीके से नीति निदेशक तत्व अगर काम ना करें या उनका क्रियान्वयन सरकार ना करे तो सरकार के ख़िलाफ़ भी आप कोर्ट नहीं जा सकते।
क्योंकि अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अगर नीति निर्देशक तत्व सरकार की मर्जी हुई तो वो पूरा करेगी, उसके पास फंड्स हुए तो वो पूरा करेगी। अगर वो पूरा ना करे, अगर वो ना कर पाए उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू देश में, तो हम उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा फ़र्क है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकार अगर हमें ना दिए जाएं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अगर हमें ना मिले तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 ऐसा कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो मेरा जो सपनों का राज्य है, वहाँ ऐसा समाज है, ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सभी नागरिकों के साथ क्या होता है, न्याय होता है। चाहे सामाजिक आधार पर न्याय हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, चाहे राजनीतिक आधार पर हो। इसके साथ साथ वहाँ ना ज़्यादा अमीर लोग हैं, ना ज़्यादा गरीब लोग हैं। आय की वहाँ पे असमानता नहीं है। जैसे कि किसी राज्य में होता है ना कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो ऐसी आय की असमानता मेरे महान राज्य में नहीं है। ओके, ना ज़्यादा अमीर हैं लोग, ना ज़्यादा गरीब हैं। और अगर हम पूरे राज्य के नागरिकों का एवरेज इनकम निकालें तो सबका एवरेज मंथली इनकम है 38,000 रुपये। 38,000 रुपये लगभग हर एक नागरिक मेरे राज्य का कमा लेता है, जिसमें वो आसानी से अपना आराम से जीवन निकालता है। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारे इमेजिनेशन वाले राज्य में तो हमने वो पहले से ही कर दिया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरीके का न्याय नागरिकों को दे दिया, आर्थिक असमानता भी दूर कर दी। ओके, तो अनुच्छेद 38 समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेरा जो इमेजिनेशन वाला स्टेट है या जो राज्य है, वहाँ पे जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को हम काम करने के समान अवसर देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। किसी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, फ़र्क नहीं किया जाता। लड़का और लड़की को हम वेतन भी समान कार्य के लिए समान ही देते हैं। अगर लड़के लड़की दोनों ने एक जैसा कार्य किया है तो दोनों को एक जैसा पेमेंट मिलेगा, अगर एक जैसा नहीं किया है तो अलग अलग मिलेगा। तो पूरे हम आर्थिक न्याय के साथ हमारा राज्य चलाते हैं। जिस तरह से नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 कहता है आर्थिक न्याय की बात, वैसा ही आर्थिक न्याय हमने हमारे राज्य में स्थापित किया है। यहाँ पे स्त्री पुरुष को काम करने के समान अवसर दिए जाते हैं, समान कार्यों के लिए उन्हें समान वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ हम उनसे इतना ज़्यादा भी काम नहीं करवाते कि उनकी हेल्थ बिगड़ जाए, और यही तो हमारा अनुच्छेद 39 कहता है। ओके, तो अनुच्छेद 39 भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो आदर्श राज्य है वहाँ पे कुल 36 ज़िले हैं, बताया था। अब इन 36 ज़िलों में टोटल गांव 40 है। ज़्यादा गांव नहीं है हमारे राज्य में, सिर्फ 40 ही गांव है पूरे राज्य में। 36 ज़िलों में 40 गांव है, और उन 40 ही गांव में हमने 40 अलग अलग पंचायतों का गठन किया है, ताकि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन अच्छी तरीके से चल सके, व्यवस्था अच्छी तरीके से चल सके। तो अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्वों का, वो बात करता है पंचायतों की। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 41 की तरफ। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा, बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, अन्य अभाव की स्थिति में लोक सहायता प्रदान करेगा। तो अब इसको भी हम याद करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि 36 ज़िले हैं हमारे राज्य में और 40 गांव हैं, जहां पे 40 पंचायतें हमने बिठा रखी है। उन्हीं 40 गांव में 41,000 लोग ऐसे हैं। इस तरीके से आप अनुच्छेद 41 को, आर्टिकल 41 को याद कर सकते हैं। उन 40 गाँव में 41,000 लोग ऐसे हैं जो कि निःशक्त हैं, और हमारा जो महान राज्य है, हमारा जो महान सपनों का राज्य है, वो उनको भी काम प्रदान करता है, उनको भी सहायता प्रदान करता है।
ठीक है, इतना सा फ़र्क किया हमने कि ये नीति निदेशक तत्व तो संविधान में बताए हैं, हमने हमारे महान राज्य में इसको लागू करके देख लिया। इमेजिन कीजिए कि जब ये लागू सही में हो जाएंगे, हमारा राज्य, हमारा देश वाकई में कितना महान हो जाएगा और बड़े ही आसानी से आपको ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। इमेजिनेशन पावर होती ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो 40 गाँव में 41,000 लोग ऐसे हैं जो कि बेकारी से ग्रस्त हैं, निःशक्त हैं। उनको भी लोक सहायता हमारा राज्य प्रदान करता है, उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है और काम देता है। ओके, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। काम दे दिया हमारे महान राज्य ने, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने यूं ही काम दे दिया। जब काम देने की बात आती ही है तो हमारा जो महान राज्य है इमेजिनेशन वाला, वो न्याय संगत लोगों को काम देता है। यानी कि व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसको वही काम दिया जाता है, उसी तरीके का काम दिया जाता है। साथ ही साथ काम करने की जो जगह है, वहाँ का माहौल, वहाँ का एनवायरनमेंट भी इस तरीके से बनाया जाता है कि वो मनोचित लगे। इतना तक हमारा महान राज्य सोचता है। बताइए, कोई राज्य सोचता होगा इतना? तो नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 42 में या आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम तो आप दीजिए, लेकिन काम होना चाहिए न्याय संगत। और जहाँ पे काम किया जाएगा वहाँ पे वातावरण भी कैसा होना चाहिए? मनोचित होना चाहिए, मनोचित दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जब कोई काम करने जाता है? तो किस चीज़ के लिए हम काम करते हैं? हम काम करते हैं सैलरी के लिए, तनख्वाह के लिए, ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आसानी से चल सके। तो काम और माहौल के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मजदूरी या तनख्वाह। उसका ध्यान भी हमारा जो इमेजिनेशन वाला राज्य है वो रखता है कि हम इतनी मजदूरी दें कि महीने के 30 तो क्या 43 दिन तक आराम से निकाले जा सकें। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी की बात करता है कि आप इतनी मजदूरी दीजिए, इतनी तनख्वाह दीजिए कि आसानी से निर्वाह हो सके मजदूर का या नागरिक का। साथ ही साथ ये कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन देता है। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको भी ये प्रोत्साहन देता है। ओके, अब बात करते हैं आगे की। तो ये सारी बातें तो हो गई काम की, कि काम किस तरीके से दिया, तनख्वाह कैसी दी, माहौल कैसा था। अब हम बात करते हैं हमारे राज्य में, हमारे महान राज्य में कानून की, जो सिर्फ एक ही अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि हमारा जो सपनों का राज्य है, इमेजिनेशन वाला जो राज्य है, यहाँ पे समान सिविल संहिता होनी चाहिए। यानी कि हमारे इस सपनों के राज्य में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए सामाजिक कानून एक से होने चाहिए। विवाह के लिए जो कानून है वो उसमें सब बराबर होने चाहिए। तलाक के कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। उत्तराधिकार के संबंध में जो कानून होंगे वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये इस धर्म का है या उस धर्म का है। कानून विवाह के लिए, उत्तराधिकार के लिए, तलाक के लिए, ये सारी जो सामाजिक प्रथाएं हैं इन सब के लिए एक समान होने चाहिए। इसको हम कहते हैं समान सिविल संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 के तहत हमें प्रदान की गई है। एग्जाम्पल में बताऊं तो जैसे सभी धर्मों के लोग सिर्फ एक ही विवाह करेंगे, एक से ज़्यादा विवाह नहीं करेंगे। जैसे कि मुस्लिम्स में अलाउड है 4 निकाह। तो जब ये समान सिविल संहिता जब लागू हो जाएगा राज्य में, तो मुस्लिम्स को भी 4 विवाह करने की या 4 शादियां करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो भी सिर्फ एक ही विवाह कर पाएंगे। तो ये समान सिविल संहिता हमें दी है अनुच्छेद 44 में। ये हमने हमारे इमेजिनेशन वाले राज्य में तो ऑलरेडी लागू कर दी है, असली वाले राज्य में भी हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। स्टोरी अब आगे बढ़ाते हैं हमारे इमेजिनेशन वाले राज्य की। सबकी हमने बात कर ली, काम की बात कर ली, सामाजिक प्रथाओं की बात कर ली, पंचायतों की बात कर ली, राज्य की परिभाषा की बात कर ली। पूरी स्टोरी में हमने बच्चों की बात तो की ही नहीं। तो अब आते हैं राज्यों के बच्चों पे। तो हमारा जो इमेजिनेशन वाला राज्य है या महान राज्य है, ये बच्चों के बारे में तब से सोचना शुरू करता है जब से बच्चा पैदा होता है। तो शिक्षा की या देखरेख की जिम्मेदारी, देखभाल की जिम्मेदारी बच्चे के जन्म से हमारे राज्य में चालू हो जाती है। जन्म से लेके पूरे 6 वर्ष तक हमारा राज्य उन बच्चों की देखभाल करता है, उनकी शिक्षा का
प्रबंध करता है। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का और उनकी देखभाल का प्रबंध अनुच्छेद 45 में किया गया है। ओके, पहले इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात कही जाती थी, जो कि 86वां संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया और उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जगह जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया, क्योंकि उसको तो हमने मूल अधिकार बना लिया, मौलिक अधिकार में वो चला गया। 21A हमने पढ़ा था, 21A अनुच्छेद हमने पढ़ा था, वहाँ पे चली गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा यहाँ से हटके। पहले वो अनुच्छेद 45 में हुआ करती थी, अब कहाँ है? अब हमारे मूल अधिकार में। अनुच्छेद 45 में अब क्या है? अनुच्छेद 45 में अब है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। ठीक है, तो हमारे महान राज्य में हमने कहाँ तक बात की थी? हमने बात की थी कि जन्म से लेकर देखभाल हमारा राज्य चालू करता है, 6 वर्ष तक बच्चों की देखभाल, उनकी शिक्षा, सब चीज़ का प्रबंध करता है, सब चीज़ का ध्यान रखता है। यहाँ ये ही नहीं, दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं, ST SC वर्ग के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान हमारा महान राज्य करता है। अब इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक लगा लीजिए। अनुच्छेद 46 में है ST SC और अन्य दुर्बल वर्ग बच्चों के लिए शिक्षा। तो ST SC कितने हो गए? ये 4 शब्द हो गए, ST SC 4। अन्य दुर्बल वर्ग कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 3 इसमें 3 इसमें, तो 4 और 6 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? ST SC और अन्य दुर्बल वर्गों के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसके जीवन स्तर को वो सुधारने की कोशिश करता है। वो अच्छा खाना खाता है, वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा पोषाहार लेगा, तो उसका स्वास्थ्य जो है, उसकी हेल्थ जो है, वो अपने आप ही सुधर जाएगी। पढ़े लिखे इंसान को ये पता होता है कि मादक पदार्थों का सेवन हमारे हेल्थ को बिगाड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, तो उसका भी वो विरोध करेगा, उसका भी वो निषेध करेगा, जिस तरीके से अनुच्छेद 47 करता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? नीति निदेशक तत्वों का आर्टिकल 47 कहता है कि जीवन स्तर और पोषाहार को हमें ऊपर उठाना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना चाहिए, साथ ही हमें मादक पदार्थों को निषेध करना चाहिए। आगे बात करें तो जब पढ़ लिख के बच्चा अपने गांव वापस जाएगा, तो गांव में जो उसके पिताजी की या उसके दादाजी की जो खेती बाड़ी होगी, उस खेती बाड़ी में भी वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए नए नए क्या करेगा? नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वो फसल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा, अलग अलग फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो सके। नई नई वैज्ञानिक तकनीकें लगाएगा, साथ ही पशु की नस्लों को भी सुधारने का काम करेगा, क्योंकि अब तो वो पढ़ लिख गया है, अब वो सारी बातें जानता है कि किस चीज़ से कैसा काम होता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ लगाएगा? वो अपने पिता के खेतीबाड़ी में लगाएगा। जब वो गांव जाएगा तब उनको भी वो सिखाएगा। तो इसी तरीके से अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक तरीके से संगठन करना और पशु नस्ल का सुधार कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है अनुच्छेद 48 में। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? पेरेंट्स की खेतीबाड़ी में पढ़ने लिखने के बाद वैज्ञानिक तरीके अपनाएगा। आगे वो क्या करेगा? तो हम जानते हैं कि जब बच्चे पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाते हैं, तो वो अपने देश के एक सभ्य नागरिक बनते हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उन सबको बचाया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो ताजमहल है वो पीला पड़ता हुआ जा रहा है, वो येलो होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। तो ऐसे कामों से ये पढ़ी लिखी जनरेशन बचेगी। तो अनुच्छेद 48A क्या कहता है? अनुच्छेद 48 है तो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थल और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। तो पढ़ा लिखा बच्चे ने पहले क्या किया? पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई 48A के तहत, और 49 आर्टिकल 49 के तहत जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक थे उनकी क्या की? रक्षा की।
अब लास्ट के 2 आर्टिकल्स बच रहे हैं, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51। ये थोड़े अलग हैं तो इनको आप अलग ही याद कीजिए। आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाए, इनका पृथक्करण किया जाए। कार्यपालिका अपने काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और न्यायपालिका अपने काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। अगर ये दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर करेंगे या हस्तक्षेप करेंगे तो हमारी सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 51 या आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ओके, ये थे हमारे नीति निदेशक तत्व जो कि हमने कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सब याद हुए होंगे, वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर दिल लगा के पढ़ोगे, नए नए तरीके अपनाओगे पढ़ाई में, तो पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो सकती है और चीज़ें आपको मुश्किल लगना बंद हो जाएगी। एग्ज़ाम में भूलना बंद हो जाएगा, आंसर अपने आप याद आएंगे और लास्ट में हमें हमारा गोल तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ओके, तो बस मेहनत करते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।